नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है एमनेस्टी स्कीम। अमूमन आपने देखा होगा हमने अपने प्रोग्रामों के अंदर एमनेस्टी स्कीम का बहुत जिक्र किया, उसके बारे में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स लोगों के सुने, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन क्या सोचते हैं। हर शख्स ने अपनी राय दी और कोई राय जो थी वो मुतज़ाद थी, कोई राय जो थी वो फेवर में थी, कोई राय ये कहती थी कि जनाब इसके अंदर कुछ स्पेस और टाइम क्रिएट किया जाए और वगैरह वगैरह, यानी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हमने ले लिए। आज हम ये चाहते हैं कि ये जानने की कोशिश करें कि बेसिकली एमनेस्टी स्कीम के मैकेनिक्स क्या हैं, किस तरह से ये इकॉनमी को बेनिफिट कर सकती है, इसकी क्या क्या जिसे आप कह सकते हैं कि निटी ग्रिटी या डिटेल्स हैं, उनके मुतालिक हमें बात करनी होगी। और हम कोशिश करेंगे कि ये सारे मौजू के अंदर जो फोकस हमेशा ये रहे कि जनाब पाकिस्तान को इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है और सिटीजन्स को इसका क्या एडवांटेज है। बहुत सारे लोग कहते हैं हालात ख़राब थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, इस वजह से उन्हें मजबूरन पैसे मुल्क से बाहर ले जाने पड़ गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से हम पहले टैक्स नहीं देते रहे, लेकिन हम अब सिस्टम में आना चाहते हैं, हमारे लिए आसानी पैदा की जाए। तो इसके मुतालिक बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब महांगीर साहब, ये कमिश्नर हैं IRS के, इसके साथ साथ फोकल पर्सन हैं एमनेस्टी स्कीम के और मेंबर हैं टास्क फोर्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग एमनेस्टी, जो कि FBR की चेयरपर्सन ने तरतीब दी है। सर आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली, इट्स रियली अ प्लेजर बीइंग हियर, क्योंकि हम पब्लिक फोरम पे एक अवेयरनेस कैंपेन तो चला रहे हैं फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि FBR ने इसको एक इतनी पॉजिटिव इस चीज़ को लेते हुए अडॉप्ट किया है, ओन किया है, और हमारी जो करंट मैनेजमेंट है दे आर फॉर इट कि ये लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करें और लोगों को एहसास हो कि एमनेस्टी स्कीम को, इसके बेनिफिट, इसको अडॉप्ट करना उनके लिए और इस कंट्री के लिए which is really in need of money and legitimate money which could be comfortably transacted and used in the businesses. अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन के लिए ये बताएं कि एमनेस्टी स्कीम दरअसल है क्या, क्योंकि अगर हम माजी की बात करें तो माजी में भी एमनेस्टी स्कीम्स आती रही हैं। एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक बताएं ये क्या है, इसके अंदर क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं। देखें जी, ये जो करंट एमनेस्टी स्कीम्स हैं दे आर एक्चुअली टू एमनेस्टी स्कीम्स। वन इज़ फॉर द फॉरेन एसेट्स एंड द अदर इज़ फॉर द लोकल इनकम्स एंड एसेट्स। हिस्टोरिकली जो एमनेस्टी स्कीम्स आई उसका और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्कोप एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस एंड टाइमिंग एज वेल। पुरानी स्कीम्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एक सेक्शन के तहत इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी और उसमें कभी भी फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम्स जो हैं उनको कवरेज नहीं दी गई थी। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस कि उन लोगों को मौका दिया गया है जो इस मुल्क पे अदरवाइज दे वांटेड टू ब्रिंग इन देयर मनी और वो काम करना चाहते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल रजीम ओवर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स चेंज हो गया इंटायरली, जिसमें अनटैक्स मनी या मनी विच इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन एनी टैक्स टेरिटरी वो रखी नहीं जा सकती कंफर्टेबली। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, मैं एक चीज़ जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि लोगों के जहन में क्या एप्रीहेंशंस हैं एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक। क्योंकि देखें, एक तो एप्रीहेंशन ये होती है हमारे यहाँ डोमेस्टिकली, लोकली ये समझा जा रहा है कि जी ये चंद लोगों को बेनिफिट पहुँचाने के लिए एमनेस्टी स्कीम बनाई गई। क्या ऐसा है कि ये ख़ास तबके को बेनिफिट पहुँचाने के लिए और बेसिकली हमारे मुल्क की जो रूलिंग क्लास है उनको बेनिफिट पहुँचाने के लिए या पॉलिटिशियंस को बेनिफिट पहुँचाने के लिए? ये सवाल इट हैज़ अ पॉलिटिकल बैकिंग और ये सवाल इतना रेलेवेंट है टू एक्सप्लेन करना कि बिल्कुल इसका जवाब ये है ग्रास बिग नो। वाई नो? बिकॉज जो एमनेस्टी स्कीम्स हैं दोनों, जो पार्लियामेंट के एक्ट, उनके अंदर एक्सक्लूजन रख दी गई है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, वो उनके स्पाउसेस और उनके बच्चे डिपेंडेंट जो हैं वो बिल्कुल इसका कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। और इसका क्लियर पर्पस ही फोकस्ड ऐसे लोगों पे है जो जेन्युइनली टैक्स अनटैक्स अमाउंट्स जिन्होंने इधर उधर मुख्तलिफ चीज़ों पे स्टैश की हुई हैं, रखी हुई हैं, पार्क की हुई हैं फॉर सर्टन रीजंस। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि अब मेरे ख्याल 4 दिन रह गए हैं इसको अवेल करने के लिए। ऑन 31 जुलाई ये स्कीम जो है ये अवेल नहीं की जा सकती। तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज 4 डेज़ कि आपके पास कलेक्शन आएगी। को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद इन 4 दिनों के अंदर एमनेस्टी स्कीम बहुत सारे लोगों को जो है वो इनकरेज करे कि वो आकर डेक्लेरेशन दें। क्या ये दुरुस्त है?
देखें एक्चुअली टैक्स एमनेस्टी स्कीम चूँकि कंटिन्यूस है, 30 जून पहले डेडलाइन थी, फिर काफ़ी सारे फैक्टर्स को अप्रिशिएट करते हुए पब्लिक डिमांड आई कि इनको लोगों के जेन्युइनली इतने ज़्यादा लिक्विड कैश मैनेज करना है एट वन पॉइंट इन टाइम डिफ़िकल्ट था, तो थोड़ा जुलाई फील होता है कि ऐसे जनरली एक स्लैक सीजन होता है स्टार्ट में, बट लॉट मेनी पीपल्स हैव एक्चुअली क्रिएटेड PSIDs और वो क्लियर हैं। अब टैक्स एडवाइजर्स का प्रेशर, जब FBR ने अपनी कैंपेन को बहुत लॉन्च किया है, PSID माने बिल्कुल जैसे शनाख्ती एक हमारा नंबर होता है, ऐसी टैक्स में जब शनाख्त के लिए आप लोग नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों नाज़रीन के लिए बताएं। क्यूज लगी हुई हैं जी, बिफोर द टैक्स एडवाइजर्स उनको अप्रोच कर रहे हैं, और हमारा आने का पर्पस भी आज ये है कि लोगों के जहन में कोई भी किसी तरह की कुछ अप्रीहेंशन। अच्छा, प्रोविजनल डिक्लेरेशन कर सकते हैं कुछ लोग जिनकी नियत बिल्कुल आखिर में बने कि जनाब हमने जाना है, तो वो जुज़वी तौर पर डिक्लेयर कर दें, क्या ऐसा भी कोई? प्रोविंशियल डिक्लेरेशन का अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट जब कोई आदमी अपनी डिक्लेरेशन करना चाहता है तो लोगों के पास लिक्विड एसेट्स मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, दे कैन क्रिएट इट, और कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं फिलहाल। अच्छा, इज इट अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू कम इनटू द एमनेस्टी स्कीम और टू अवेल द एमनेस्टी स्कीम? देखें, जो ये एमनेस्टी स्कीम है, जैसे स्टार्ट में मैंने बात की थी कि एमनेस्टी स्कीम्स काफ़ी सारी आई, ये सिंपलेस्ट भी है एट द सेम पॉइंट इन टाइम अमंग ऑल द एमनेस्टी स्कीम्स। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास भी है, ये कहीं एविडेंस के तौर पर आपके खिलाफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लोगों के जहन में ये फियर है कि एक दफ़ा वो डिक्लेयर कर देंगे तो फिर जाहिर बात है उनकी बुक्स जो हैं वो आम अवेलेबल होंगी। इज इट? बिल्कुल नहीं है। ये मैं कैटेगोरिकली करूं कि ये लॉ जो है, ये नंबर 1 कॉन्फिडेंशियली क्लास की वजह से ये, और उसके अंदर साथ दूसरा भी लिखा हुआ है कि आपके डिक्लेरेशन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं हो सकते। तीसरा, ये लॉज ओवरराइड करते हैं ऑल लॉज। पिछली एमनेस्टी स्कीम्स कभी भी ओवरराइड नहीं करती थी दूसरों को, अब तो कंपनीज ऑर्डिनेंस एंड बैंकिंग लॉज एंड एवरीथिंग यू कैन डिक्लेयर एंड यू कैन इंट्रोड्यूस दोज एसेट्स इन योर बुक्स बाय रिवाइजिंग योर ऑडिटेड अकाउंट्स। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये भी थोड़ी मतलब एक तरह का शक पैदा हो गया कि ये 31 जुलाई तक जो एक्सटेंड किया है, ये इसको क्या लीगल कवर हासिल है कि नहीं है, क्योंकि एक डिबेट, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ हो उस पर फिर एक डिबेट छिड़ जाती है, फिर हर शख्स पूरे पाकिस्तान के अंदर कानून गो बन जाता है और कानूनदान बन जाता है, अपनी उस पर जजमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखें, नंबर 1 तो ये बात बिल्कुल ही इसको उस चीज़ से हटा दें। इट हैज़ स्टेट्स। देखें, इस एमनेस्टी स्कीम के पास पीछे स्टेट खड़ी है, पीछे जुडिशरी खड़ी है, पीछे ऑल ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हैं। देयर इज़ नो इशू एंड ऑल। और ये कि ये बिल्कुल लीगली कवर्ड है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लाए गए। डेट एक्सटेंड्स FBR ने नहीं की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पेपर मूव करके थ्रू ऑर्डिनेंस, बिकॉज ये पार्लियामेंट के एक्ट थे, ये कोई FBR का इशू किया हुआ SRO नहीं था कि जिसको बाद में लोग क्वेश्चन रेज कर सके। इट कैन नेवर एवर बी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट हम लोग कह देते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी एंड कॉमन सिटीजन्स, तो इज इट एक्चुअली द डेफिसिट बिटवीन दीज टू, या डेफिसिट उस ट्रस्ट के दरमियान है कि लोग टैक्स पे करने के बाद कहते हैं हमें फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक। मकसूद जहांगीर साहब हमारे साथ हैं, जो कि कमिश्नर हैं IRS के, एमनेस्टी के फोकल पर्सन हैं। मेरे ख्याल से ही इज़ द मोस्ट एप्ट पर्सन के जिनसे ये सवालात पूछे जाएँ। और एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक एक राय ये भी आ रही थी कि शायद रिस्पॉन्स इसका उतना अच्छा नहीं मिला जितनी तवक्को की जा रही थी। तो मकसूद साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए बताएँ कि एमनेस्टी स्कीम को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है मार्केट के अंदर, और क्या लोग इसकी जानिब राग़िब हुए? देखिए जी, इसका बड़ा अगर क्लियर इसका मैं फर्स्ट रिस्पांस दूँ तो ये स्कीम अब तक की जितनी स्कीम्स आई हैं पाकिस्तान में, इट हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल। इतना वॉलम्पचस रिस्पांस आया, 30 जून तक मोर देन 97 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस
اور یہ بات صرف ٹیکس کی کلیکشن کی بات نہیں ہے. ایمنیسٹی اسکیم از ایکچولی مینٹ کہ لوگ اپنے اس منی کو جو کہ اپنی مین ٹرانزیکشن میں نہیں لاتے, اٹ شوڈ بی براٹ ان ٹو دا بزنس پروسیسز. اب اتنی اگر ورک بیک کریں تو اٹس ٹریلینز آف روپیز وچ وڈ بی ایکچولی براٹ ان ٹو دا بزنس, اور اگر وہ لائی جاتی ہے تو فروٹ ٹیکسیشن از اے فروٹ آف ٹرانزیکشن. تو فیوچر میں بھی اس کے اکانومی کے جو امپیکٹ آئیں گے, امپلائمنٹ جنریٹر ہوگا یہ دس اسکیم, اینڈ فائنلی اٹ ہیز ٹو اینڈ اپ ان ایکچولی ٹرن اراؤنڈنگ دا اکانومی آف پاکستان. اچھا, اس میں کیرٹ اینڈ اسٹک ایلیمنٹ ہے. اگر کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا اور اپنے لوکل ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اپنے فورن ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا, تو اس کے لیے کیا مطلب کوئی اسٹک والا ایلیمنٹ بھی ہے یا صرف کیرٹ والا ایلیمنٹ ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویسچن ہے علی, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو رسپونڈ آن دیٹ. دیکھیں لوگوں نے ہمیشہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ پچھلی اسکیموں کی طرح یہ ایک اسکیم ہے. یہ بالکل ویسی اسکیم نہیں ہے. اب انٹرنیشنل سینیریو ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے. آپ دنیا میں بھی اپنے ایسٹس جو پاکستان سے لے جا کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ اس کو فار لانگ کنسیل نہیں کر سکتے. دے ہیو اسٹارٹیڈ آسکنگ کویسچنس کہ یہ بینک اکاؤنٹ میں اماؤنٹس جو آپ کے پڑی ہوئی یو ایس اے میں, یو کے میں, تو یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں. If you will declare in Pakistan and pay that minimal amount of the tax thereon, تو آپ کمفرٹیبلی ایک ٹیکس ٹیریٹری میں دنیا میں ڈکلیئر کر دو تو دوسری کنٹری اس کو ایکسیپٹ کرے گی. یہ جو انٹرنیشنل آج کل آپ پتہ ہو FATF وغیرہ کے بعد جو پکچر بن کے آئی ہے, اس میں یہ ہے کہ وی آر آلسو سگنیٹریز آف مینی سچ لاٹ مینی. ایکچولی یہ جو ایمنیسٹی اسکیم کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ایز اف سم گورنمنٹ واز گوئنگ اینڈ نیو گورنمنٹ از کمنگ. ایکچولی انٹرنیشنل گلوبل ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہیں. اب ان کو پتہ ہے بیکاز کرائم منی بہت زیادہ آ گئی ہے, اور یہ ایک وقت میں تو ہمارے پاس بھی پاکستان اکنامک پروٹیکشن ایکٹ تھا 1992, جس کے تحت بہت کمفرٹیبلی پیسے لے جائے اور لائے جا سکتے تھے. اب اس کے اندر بھی ریسٹرکشنز انٹروڈیوس کر دی گئی ہیں انٹرنیشنل پریشر پہ, بیکاز یو ہیو ٹو الائن یور لاز اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس. تو اب آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹس آ گئے ہیں, اور آپ کو انفارمیشن کا آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. یو آر آلسو سگنیٹری ٹو دیٹ, اور پاکستان کے FBR کے ہیڈ آفس میں اس کا ایک پراپر سیل بن بھی گیا ہے, اور سلولی دا انفارمیشن اسٹارٹیڈ پورنگ ان. اور یہ انفارمیشن صرف بینک اکاؤنٹ کی نہیں ہے, اٹس آل اباؤٹ دا پراپرٹیز. آپ کی پراپرٹیز جو باہر میں ایلس ویئر ہیں, وہ ساری کا پورا ڈیٹا بیس, بالکل ڈیٹا بیس اتنا سالڈ بن گیا FBR کے پاس کہ اب کوئی آدمی, اور یہاں بھی جو ہمارے اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن تھیں کہ انفارمیشن نہیں ہوتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا بینک اکاؤنٹس کا, اب ایکسیس FBR کے پاس سب کی ہے. اور اب یہ بہت اگریسو موڈ میں ان لوگوں کو کوئی اس سے اچھی اپرچونٹی اگر یہ بھی مس کر دی لوگوں نے تو دے ور ریئلی مس دا بس. اچھا, ایمنیسٹی اسکیم کے اوپر ہم نے بات کی, لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ اس متعلق بھی بات کی جائے کہ جو FBR کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے, اور ہمیشہ سے میں نے یہ بچپن سے بات سنی ہے کہ جس نے لکھنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین سٹیزنز اینڈ FBR یا ٹیکس کلیکشن اتھارٹی, اور اس میں FBR کو سارا جو ہے بلیم دے دیا جاتا ہے. لیکن مین ایم یہ ہے کہ میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا وہ یہ ہے کہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ایونچولی اٹس دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری. وہ ایم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فیسلٹیز نہیں مل رہی, اس وجہ سے ہم ٹیکس نہیں دے رہے. تو میرے خیال ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کا سارا بلیم جو ہے وہ FBR پہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. Ali, thank you very much for actually rescuing me and appreciating the real facts. FBR ایک ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے, اور وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے ایز پر لاز آف دا اسٹیٹ. وہ ٹیکس لاز کو امپلیمنٹ کر کے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. وہ ڈیولپمنٹ ایجنسی نہیں ہے کہ جا کے آپ کی روڈز بنائے. اس کا کام وہ پیسے اکٹھے کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کر دینے ہوتے ہیں ریئل ٹائم پہ, جو فیڈرل کنسالیڈیشن فنڈ کا حصہ بنتے ہیں. وہاں سے صوبوں کو اس کے حصہ جاتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر. یعنی اس کے ایکسپینڈیچر سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں کا فوکس ہو, زیادہ, کیونکہ ایکچولی ڈیلیوری سائڈ گورننس کے ایشوز وہاں اگر ہیں تو اس لیول پہ ڈیولپمنٹ لانے کی ضرورت ہے. اور وہاں کا اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کا وہاں ہے تو اس کا بلیم FBR کو نہ دیں, بیکاز FBR تو اب اتنا اوپن ہو گیا ہے. ہمارا تو ہر ایکشن, میرے خیال یہ دس شوڈ آلسو بی پٹ آن پیپر ایز ویل, کہ ہمارے یہاں پالیسی میکرز بھی اس بارے میں سوچیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو کور کرنا ہے وہ بیسکلی ایکسپینڈیچر سائڈ سے کرنا ہے. انہیں بہتر سکول, بہتر ہیلتھ فیسلٹیز, بہتر انفراسٹرکچر وغیرہ بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا, کیونکہ پریشر جو ہے وہ خالی ایک جگہ نہیں ہو سکتا. اٹ نیڈس ٹو بی بوتھ سائڈس. کیا کہتے ہیں؟ ویری ویری ٹرو. لوکل گورنمنٹ لیول پہ جو ڈیلیوری ہے, سروس ڈیلیوری,
جو لوور لیول کی ڈیلیوری ہے اسی سے لوگوں میں اعتماد آنا ہے, ان کی گلی محلہ صاف ہوگا تو they would start developing trust in the state and state institutions. FBR is one of those institutions. تھینک یو مقصود صاحب, آپ تشریف لائے. میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر سوالات ہوں گے ایمنسٹی کے متعلق, ان میں سے بیشتر ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم آپ سے پوچھ لیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.